हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट नए टॉपिक के बारे में, जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। कि किस तरीके से हम अपने एक्सेस कैश को, सरप्लस कैश को जो है मार्केटेबल सिक्योरिटी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है, क्या हम इसमें लिख सकते हैं। In situation where the optimum cash balance has been determined, the balance of the liquid assets or the surplus cash are invested in marketable security। यहाँ पे कहा गया है, जब एक कंपनी के पास ज़्यादा कैश होता है, एक्सेस में कैश होता है, तो वो क्या करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में उसको इन्वेस्ट कर सकती है ताकि उसको वहाँ से रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो सच मार्केटेबल सिक्योरिटी आर डिज़ायर टू हैव टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब जी हम मार्केटेबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। क्या क्या? दे शुड बी शॉर्ट टर्म इन नेचर। फर्स्ट, वो शॉर्ट टर्म होनी, नेचर में शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, यानी कि हम जो मार्केटेबल सिक्योरिटी को चूज़ करेंगे उसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। एंड देयर शुड नॉट बी रिडक्शन इन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मान लो जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया, उतना का उतना पैसा हमें जो है रिकवर हो जाए जब भी हम सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ना हो, रिड्यूस ना हो। उसके बाद कहता है, इन शॉर्ट ओनली दो सिक्योरिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से रेंजिंग फ्रॉम डे टू अ फ्यू डेज विदाउट रिडक्शन इन प्रिंसिपल अमाउंट, कैन क्वालिफाई फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि वही सिक्योरिटी सही है जब हम शॉर्ट टर्म के अंदर किसी सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करें और वहाँ से हमें कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ना कि कोई उसमें रिडक्शन हो। This security should have ready market as it minimize the amount of time required to convert a security into cash and vice versa। अब कहा गया है कि जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम इजीली इन सिक्योरिटीज़ को सेल कर सके और मार्केट से अपना पैसा जो है वो रेज कर सके जब भी हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कहते हैं कि ऑल्सो दिस सिक्योरिटी शुड हैव सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, एज अदरवाइज द फर्म वुड बी बेटर टू लिविंग द बैलेंस इन कैश इफ इट वर टू रिस्क का सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कैपिटल। अगर एक फर्म को ये लगता है कि मान लो कहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में इस सिक्योरिटी की प्राइस गिर जाए, यानी कि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है एक बिजनेस ने, हो सकता है कि फ्यूचर में उससे कम, उस सिक्योरिटी की प्राइस कम हो जाए जितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इससे बेटर है उस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना, बल्कि पैसा अपने पास रख लो। ऐसी सिक्योरिटीज़ में कभी भी पैसा इन्वेस्ट मत करो जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ऐसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। लाइक कैश, देयर आर थ्री मोटिव्स फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज, नेमली ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव। मेनली तीन मोटिव होते हैं जिसकी वजह से हम कैश को अपने पास रखते हैं। ट्रांजेक्शन मोटिव यही कहता है कि मान लो डे टू डे एक्टिविटीज़ हमें करनी है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो एक टाइम पे नहीं होता। मान लो कैश को कभी आउटफ्लो ज़्यादा करना पड़ जाए तो उसके पास कैश होना चाहिए। प्रिकॉशनरी मोटिव यानी कि कुछ ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन अगर ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती है जब कैश की रिक्वायरमेंट हो, अगर मान लो कभी फ्लड वगैरह आ जाता है, ठीक है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से फर्म को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी फर्म के पास पैसा होना चाहिए। स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी कि अचानक से फर्म के पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की। स्पेक्युलेटिव मोटिव यानी कि कहीं पे पता चल गया कि सिक्योरिटी के प्राइस एकदम गिर गए और फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, अगर इस तरीके की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया तो वो होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, जैसे कि तीन मोटिव होते हैं सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के। फर्स्ट है ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें एकदम से चाहिए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं इन सिचुएशंस में। इसलिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि एकदम से कभी भी फंड की रिक्वायरमेंट हो, कैश की रिक्वायरमेंट हो, तो हम वहाँ से क्या कर सकें, फंड्स को जनरेट कर सकें। Each motive base is based on the premises that investment in marketable securities should attempt to earn a return on temporary ideal basis। यानी कि जब हमारे पास टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए अगर पैसा एक्सेस में रखा हुआ है तो उसलिए हम क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न वहाँ से मिल सके। An evaluation of the following criteria will provide insight for selection of proper marketable securities। क्या हम चीज़ें ध्यान में रखते हैं जब किसी भी एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात हम ध्यान में रखते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क कितना है, फाइनेंस से रिलेटेड कितना रिस्क है अगर हम किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस रेफर टू द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द सिक्योरिटी इशूअर, यानी कि जो भी कंपनी क्या कर रही है, सिक्योरिटी को इशू करती है, उसकी क्रेडिट रेटिंग को देखा जाए। अगर क्रेडिट रेटिंग 5 स्टार है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, अच्छी है, अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, तो क्या किया जाएगा वहां पे, लोअर द रेटिंग हाइयर द रिस्क। जितनी कम रेटिंग होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा। हाइयर द रेटिंग यानी कि अगर रेटिंग ज़्यादा है, उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है कि हाँ जब भी पैसा लेती है टाइम पे लौटा देती है, तो उस कंपनी में डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम है कि वहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट पेमेंट है वो क्या है, सिक्योर है। ठीक है, तो अच्छी हाई रेटिंग की जो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हाई है उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कम होता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है कि मान लो हमने कहीं पे किसी को लैंड पैसा दिया है, ठीक है, लेंडर ने पैसा दिया है किसी को, वो ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट क्या है, फ्लक्चुएट होता रहता है, सेम नहीं रहता। द रिस्क एसोसिएटेड विद वॉलेटिलिटी इन द रिटर्न फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट attributable to change in the interest rate is known as interest rate risk. Proper analysis should be made for understanding and factoring it for selecting of the right security. हमें एक राइट सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे ये देखना चाहिए कि वहाँ पे उस सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं होता, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई रिस्क तो नहीं है। उसके बाद है टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या कहती है कि इम्पैक्ट ऑफ रेलिवेंट टैक्स लॉ शुड बी कंसिडर्ड एज टैक्स ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फॉर इंटरेस्ट इनकम एंड एप्रिसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज एज अ कैपिटल गेन। इसमें कहा गया है कि इम्पैक्ट ऑफ रेलिवेंट टैक्स लॉज शुड बी कंसिडर, कि जब भी हमारी इनकम होती है, कहीं पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हमें डिविडेंड मिल रहा है या फिर हमें क्या मिल रहा है, हमारे जो कैपिटल गेन हो रहा है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट पे तो हमेशा गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करेगी। तो एज टैक्स ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, हमारा जो टैक्स ट्रीटमेंट है, जो वो हमारी अगर इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड है तो उसके लिए डिफरेंट टैक्स रेट हो गए, अगर हमारा जो कैपिटल गेन है तो उससे रिगार्डिंग अलग टैक्स रेट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। द टैक्स इम्प्लीकेंट द टैक्स impact should be properly assessed in choosing the right security as it will vary from firm to firm, क्योंकि जो टैक्स इम्पैक्ट है वो क्या है, फर्म टू फर्म वेरी करते हैं, किसी पे कोई और रेट टैक्स है, किसी पे हर किसी फर्म पे जो है वो टैक्स रेट क्या करते हैं, फर्म के वेरी करते हैं। तो टैक्स इम्प्लीकेशन को ध्यान में रख के भी हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी, अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल रिस्क की, एक कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, क्रेडिट रेटिंग कैसी है, हाई क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनी में रिस्क जो है वो लो होता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेकंड पॉइंट, वो क्या था, इंटरेस्ट रेट रिस्क की, जहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट क्या है, वोलेटाइल है, तो वहाँ पे हमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमें राइट सिक्योरिटीज़ में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टैक्स इम्प्लीकेशन जो है फर्म, हर एक फर्म की अलग होती है। अगर हम इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं तो उसमें भी अलग टैक्स रेट है, और अगर हमारी कैपिटल गेन हुआ, हमारी सिक्योरिटीज़ के प्राइस बढ़ गए तो उस पर अलग टैक्स रेट है। तो टैक्स रेट को भी ध्यान में रख के, टैक्स इम्पैक्ट को ध्यान में रख के भी हमें क्या करनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द सिक्योरिटी शुड बी लिक्विड इन नेचर and should have a ready market. Only then it would be possible to convert the security into cash at a very short notice at or near the prevailing market price. Almost the cost involved in converging like brokerage एक्सेट्रा शुड बी फैक्टर्ड, यानी कि हमें इस तरीके की सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से अगर हमें कभी पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से हम फंड्स को रेज कर सके अपनी सिक्योरिटी को सेल करके। उसके बाद आता है यील्ड ऑन सिक्योरिटी। यील्ड यानी कि कितना पैसा हमें मिल रहा है, कितनी हमारी जो सिक्योरिटीज़ है उससे हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंस मैनेजर मस्ट एनालाइज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न होगा वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को ध्यान में रख के ही हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहिए। उसके बाद आता है कुछ सिक्योरिटीज़, कुछ ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको हम ध्यान में देखते हैं। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल यानी कि जिसको हम टी बिल भी बोलते हैं, ये बिल इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत ही एक्टिव सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये टी बिल जो है वो एग्जिस्ट करता है। द सेकेंडरी मार्केट फॉर बिल नॉट ओनली मेक्स them highly liquidate but also allow purchase of bill with very short maturity, यानी कि इसमें कहा गया है ट्रेजरी बिल एक तो गवर्नमेंट इशू करती है, सेकंड ये कैपिटल मार्केट के अंदर इसकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि जो हमारा
टी बिल है वो बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विडेट है। जब भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है हम इन सिक्योरिटीज़ को बेच के फंड्स को रेज कर सकते हैं, और साथ ही शॉर्ट मैच्योरिटी के लिए भी अवेलेबल है। उसके बाद है यहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है तो यहाँ पे रिस्क नहीं होता। एज द फाइनेंशियल रिस्क इज़ नेग्लिजिबल द लिक्विडिटी इज़ वेरी हाई। क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कम है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो अर्निंग होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे ज़्यादा अर्निंग है, जहाँ पे रिस्क कम है तो वहाँ पे रिटर्न भी कम ही होते हैं। तो दे आर मोस्ट पॉपुलर मार्केटेबल सिक्योरिटी इवन दो द अर्निंग ऑन दैम इज़ लोअर। क्योंकि अर्निंग यहाँ पे कम है फिर भी ये बहुत ज़्यादा लाइकली सिक्योरिटीज़ है, ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, रिस्क फ्री है, और जब भी पैसा चाहिए हम इन सिक्योरिटीज़ को सेल करके जो है फंड्स को लिक्विडेट करवा सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विडेट करा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सिक्योरिटीज़ आती है वो है कमर्शियल पेपर। हम कमर्शियल पेपर के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि they refer to short-term unsecured promissory note generally sold by the large business firm to raise short-term cash। यानी कि जो कमर्शियल पेपर है वो कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर इशू करता है लार्ज बिजनेस फर्म जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। वो क्या करती है, इस तरीके की कमर्शियल पेपर को मार्केट में इशू करती है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटीज़ नहीं होती है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये कौन इशू कर रहा है? लार्ज फर्म इशू कर रही है, क्योंकि उनको अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ओनली दोज कंपनी हैविंग साउंड क्रेडिट रेटिंग कैन इशू कमर्शियल पेपर। यानी कि वो कंपनी जो है कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है जिसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यानी कि जब भी वो पैसा लेती है, बोरोइंग करती है, तो वो अपना पैसा जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ लौटा देती है। तो उन कंपनी की जो है क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो वही कंपनी क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। उसके बाद आता है दीज पेपर आर जनरली सोल्ड ऑन डिस्काउंट बेसिस इन बियरर फॉर्म। ये जो सिक्योरिटीज़ है वो इशू की जाती है, सोल्ड की जाती है डिस्काउंट बेसिस पे। डिस्काउंट बेसिस पे यानी कि क्या होता है ना कि मान लो सिक्योरिटीज़ 1000 रुपीज़ की है, उसके ऊपर जो है वो 100 रुपीज़ का तुम्हें प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट होने वाला है वो पहले से ही काट लिया जाता है। ठीक है, 1000 की सिक्योरिटीज़ है, 100 रुपीज़ पहले से काट लिए, 900 रुपीज़ जो है वो कंपनी को दे दिए जाते हैं। कंपनी बाद में आपको 1000 रुपीज़ जो है वो दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो पहले ही काट लिया जाता है, जो डिस्काउंट बेसिस पे ये जो है बेसिकली होती है। तो देयर इज़ नो एक्टिव ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। और एक बात ये भी है कि हमने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा था, तो वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जाते थे। ठीक है, हाईली लिक्विडेट एसेट्स थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कमर्शियल पेपर की, तो कमर्शियल पेपर को जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किया जाता, तो ये हाईली लिक्विडेट नहीं है। तो ये क्या होता है कि ऑल्सो डायरेक्ट सेलर ऑफ सीपी, सेलर जो जिसने भी इशू किया है कमर्शियल पेपर को, वो क्या करते हैं, इसको रिपरचेज कर लेते हैं। अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिपरचेज कर लेते हैं डायरेक्ट सेलर। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी जहाँ पे फंड्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो है कॉल मार्केट। कॉल मार्केट क्या होता है? इट डील विद फंड्स बोरोड लैंड ओवरनाइट। एक रात के लिए किसी को पैसा चाहिए तो वो, एक दिन के लिए किसी को पैसा चाहिए, वन डे कॉल मनी, नोटिस मनी फॉर पीरियड, यानी कि अगर किसी को 14 डेज के लिए पैसा चाहिए, तो इन शॉर्ट पीरियड के लिए अगर किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कॉल मनी का यूज़ किया जा सकता है। इट एनेबल फर्म टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस मनी गेनफुली। ये क्या करती है, एक फर्म को क्या बनाती है, इतना सक्षम बनाती है कि वो अपना जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है प्रॉफिट के मोटिव से। हाउएवर द रिटर्न आर हाईली वोलेटाइल। यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है, फिक्स नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको कौन मेंटेन करता है, रेगुलेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है, बैंक। हाउएवर द रिटर्न आर हाईली वोलेटाइल एज दे आर ड्राइवन बाय द रेगुलेशंस। क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, रेगुलेट। However, the return are highly volatile as they are driven by the regulations related to the maintenance of cash reserve CRR by bank। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? नाउ डेज इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर वेरी पॉपुलर एज दे ऑफर कन्वीनियंट अल्टरनेटिव वेन्यू फॉर इन्वेस्टिंग सरप्लस शॉर्ट टर्म मनी। there is a very active market for them and there are schemes to choose from the to suit the requirement और नीड ऑफ द फर्म। यानी कि बहुत ही अच्छी एक प्लेस है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं
ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, चूज़ कर सकती है अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, देयर आर लिक्विड फंड्स इन विच द सरप्लस मनी कैन बी इन्वेस्टेड फॉर इवन अ डे एंड डिफरेंट स्कीम्स आर अवेलेबल विच ऑफर डिफरेंट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स टू सूट इन्वेस्टर्स। There are debt funds, equity funds, balance funds, etc. depending upon the market where the whole of the funds are invested. All the mutual funds are regulated as per the सेबी guidelines। यानी कि यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स का के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स जो है इन्वेस्टर को अवेलेबल होती है। डिफरेंट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर को सूट करे वो उसको चूज़ कर सकता है। डेट फंड्स में, इक्विटी फंड्स में, बैलेंस फंड्स में जो है इन्वेस्टर को जो अच्छा लगता है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या कहता है, येट अनदर एवेन्यू फॉर इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म सरप्लस विद अदर कंपनीज। It is a fairly attractive form of investment of short-term fund in terms of rate of return. However, apart from the fact that 1 month time is required to convert them into cash, intercorporate deposits suffer from high degree of risk. Intercorporate deposit कहता है कि एक फर्म के पास एक्सेस कैश है और दूसरे के पास क्या है, शॉर्टेज है। तो एक फर्म क्या करती है, दूसरी फर्म के अंदर फंड्स को इन्वेस्ट कर सकती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न एक फर्म को मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगर एक फर्म जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो ये एक अच्छा मोटिव है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करने में 1 मंथ भी लग जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जहाँ पे हमने हमारा आज का टॉपिक पढ़ा और ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम किसी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को चूज़ करते हैं, और कौन कौन से मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है जहाँ पे हम फंड्स को एक्सेस सरप्लस अमाउंट को अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।